दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5 ऑन क्लासेज। और मैंने आपको जानकारी दिया था इससे पहले वाली जो वीडियो में, उसमें मैंने आपको जानकारी दिया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में, जो इसका इंट्रोडक्शन है, इसका जो पहचान है, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रही हूँगा, मान लीजिए रहा हूँगा, कामा रही होंगी, आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रहा होगा, अगर रही होगी, अगर रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, आदि शब्द आएगा तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसका मैं आपको रूल बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल अगर समझ में आ जाएगा तो आप पूरा ट्रांसलेशन, जो इसमें 11 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसका पूरा आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जो सकारात्मक वाक्य है, अब इसमें जो रूल है ट्रांसलेशन इसमें करने का, अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने का, कर्ता प्लस विल बी, इसमें विल बी सहायक क्रिया इसकी होती है, और ऑब्लिक आपका शैल बी प्लस क्रिया आईएनजी, मतलब क्रिया का आईएनजी फॉर्म, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ये होता है इसका नियम। अंग्रेजी में कहें तो सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, पहला मैं ट्रांसलेशन ले लेता हूं। मान लीजिए मैं उसे पढ़ा रहा हूँगा। मान लीजिए ट्रांसलेशन, मैं उसे पढ़ा रहा हूँगा। देखिए अंत में हूँगा आया है, रहा हूँगा, तो यह वाक्य हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। या मतलब आपकी पहचान, इसमें आपको इसकी पहचान हो गई। और इसमें जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि अगर कर्ता आई वी आता है तो उसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा जितने भी कर्ता आएंगे उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अगर कोई बाध्यता आ जाती तो उसका उल्टा प्रयोग करते हैं। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी दिया था, उसमें बताया था। सेम नियम इसमें भी है। आई वी के साथ आप सेल का प्रयोग करेंगे, मतलब आई रहेगा, और आई माने मैं और वी माने हम, इसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जितने भी कर्ता आएंगे उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, और बी तो इसमें लगेगा ही। इसकी तो मैं सहायक क्रिया विल बी सेल भी हो जाएगा वही। तो मैं उसे पढ़ा रहा हूँ तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सेल बी, और उसके बाद टीच, इसका देखिए टीच होता है, आईएनजी फॉर टीचिंग हो जाएगा, हिम। ये देखिए ट्रांसलेशन। और सेकंड ट्रांसलेशन देखिए, इसमें आपको बताना चाहूंगा, इसमें कर्ता आई हो गया, सेल बी, विल बी, सेल बी में से सेल भी आपने लगा दिए, क्रिया का आईएनजी फॉर्म आपका टीच माने पढ़ाना, आईएनजी फॉर्म हो गया, हिम माने उससे। और इसमें मैं ट्रांसलेशन ले लेता हूँ सेकंड नंबर, और हम वाला एक और ट्रांसलेशन ले लेता हूँ। हम
अपना पाठ याद कर रहे होंगे। ये मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया। सेकंड वाला हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे, तो यहाँ करेंगे वी शैल बी, और उसके बाद लर्न मान याद करना, यहाँ लर्निंग हो जाएगा, और उसके बाद वी के साथ अपने का अंग्रेजी आवर लगाएंगे, यहाँ लेसन हो जाएगा। वी शैल बी लर्निंग आवर लेसन। एक और मैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन ले लेता हूँ, थर्ड नंबर। मान लीजिए आ गया कि चपरासी घंटा बजा रहा होगा। ये देखिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, चपरासी घंटा बजा रहा होगा। कोई भी ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं, नियम आपको पता रहेगा तो आप कोई भी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। अब चपरासी का हो जाएगा द ट्यून, उसके बाद यहाँ विल बी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ आई भी नहीं आया हुआ करता, विल बी। उसके बाद रिंग माने बजाना होता, तो यहाँ आपका हो जाएगा रिंगिंग, और उसके बाद द बेल। ये देखिए ट्रांसलेशन। एक ट्रांसलेशन और मैं इसका ले लेता हूं, मान लीजिए हो गया 4 नंबर। वे हमें एक संदेश भेज रहे होंगे। ये देखिए ये हो गया, वे हमें एक संदेश भेज रहे होंगे, तो वे का मतलब हो जाएगा यहाँ दे, यहाँ विल भी लगाएंगे क्योंकि कर्ता वे आया है, मैंने दे के साथ विल, दे विल बी, और उसके बाद सेंड माने भेजना, तो सेंडिंग, और उसके बाद अस माने हमें, अ मैसेज। ये देखिए ट्रांसलेशन, दे विल बी सेंडिंग अस अ मैसेज। ये ट्रांसलेशन हो गया। और मुझे आशा है कि आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका जो ट्रांसलेशन करना आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो 11 टाइप्स का जो आते हैं, इसमें 11 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। मान लीजिए मैं एक कोई भी ट्रांसलेशन उठा लेता हूँ, मान लीजिए हो गया कि विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा होगा। ये मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा होगा। इसका ट्रांसलेशन देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, तो द स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ विल भी लगाएंगे। पूछना का मतलब हो गया कि आस्क में पूछना हो गया, जिसका आईएनजी फॉर्म आस्किंग हो जाएगा, और प्रश्न का मतलब हो जाएगा द क्वेश्चन। ये देखिए द स्टूडेंट विल बी आस्किंग द क्वेश्चन हो जाएगा। और सेकंड नंबर इसका मैं निगेटिव सेंटेंस ले लेता हूँ, विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा। ये हो जाएगा निगेटिव में, नकारात्मक वाक्य में विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा। ये देखिए आपका सेकंड नंबर इसमें हो गया, सेंटेंस नंबर 2 इसमें हो गया। और आपका द हो जाएगा यहाँ स्टूडेंट, यहाँ विल नॉट, मतलब पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। द स्टूडेंट विल नॉट बी आस्किंग द क्वेश्चन। ये देखिए द स्टूडेंट विल नॉट बी आस्किंग द क्वेश्चन हो जाएगा। और थर्ड नंबर इसका ट्रांसलेशन में ले लेता हूँ, जो इसी निगेटिव में जो कभी नहीं आता है, विद्यार्थी
कभी नहीं प्रश्न पूछ रहा होगा। ये देखिए इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। केवल जो नॉट रहेगा वहां नेवर का प्रयोग कर देंगे। द स्टूडेंट will never be asking the question। ये देखिए, द स्टूडेंट विल नेवर बी आस्किंग द क्वेश्चन हो गया आपका कभी नहीं वाला, मतलब विद्यार्थी कभी नहीं प्रश्न पूछ रहा होगा। और इसी का मैं आपको यही जो है वाक्य, अब इसका थर्ड इसमें हो गया 4 नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं उसमें जो आता है फर्स्ट टाइप का, उसमें आता है क्या, जो वाक्य शुरू में आता है, क्या विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा होगा। क्या विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा होगा, ये देखिए हो जाएगा। सबसे पहले जो सहायक क्रिया होती है विल या शैल, सबसे पहले निकाल लेंगे इसमें। विल द स्टूडेंट बी आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए। विल द स्टूडेंट बी आस्किंग द क्वेश्चन, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। और इसी का जो इंट्रोगेटिव है निगेटिव आ जाएगा, मतलब क्या विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा, कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। क्या विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा। तो यहां हो जाएगा विल द स्टूडेंट नॉट बी आस्किंग द क्वेश्चन, आस्किंग द क्वेश्चन। ये देखिए, क्या विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा, विल द स्टूडेंट नॉट बी आस्किंग द क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया आपका 5 नंबर। 6 नंबर में आ जाएगा जो आपका आता है इंट्रोगेटिव में, जो आता है जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अब मान लीजिए इसमें ट्रांसलेशन में ले रहा हूँ विद्यार्थी कैसे लगा के, मान लीजिए विद्यार्थी कैसे प्रश्न पूछ रहा था, मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया। तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे और सेम जैसे आप ट्रांसलेशन करते हैं विल द स्टूडेंट, उसके स्टूडेंट बी आस्किंग द क्वेश्चन हो जाएगा। हाउ विल द स्टूडेंट बी आस्किंग the question। ये देखिए, हाउ विल द स्टूडेंट बी आस्किंग द क्वेश्चन, और इसी का इंट्रोगेटिव है नेगेटिव बन जाएगा तो कहेंगे विद्यार्थी कैसे प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा। ये देखिए,
विद्यार्थी कैसे प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, हो जाएगा हाउ विल द स्टूडेंट नॉट बी आस्किंग द क्वेश्चन। ये देखिए विद्यार्थी कैसे प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन हो गया हाउ विल द स्टूडेंट नॉट बी आस्किंग द क्वेश्चन हो गया। और 8 नंबर इसमें आ जाएगा, जो 8 नंबर मतलब हो जाएगा जब प्रश्नवाचक शब्द कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी आता है तो उसके साथ उसकी संज्ञा भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, विद्यार्थी कौन सा प्रश्न पूछ रहा होगा। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, विद्यार्थी कौन सा प्रश्न पूछ रहा था, कौन सा प्रश्न की अंग्रेजी साथ में लिखेंगे व्हिच क्वेश्चन will the student, उसके बाद बी आस्किंग। ये देखिए Which question will the student be asking, ये हो गया आपका 8 नंबर। और इसी का जो इंट्रोगेटिव है नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें नहीं आ जाएगा, केवल आ जाएगा 9 नंबर आ जाएगा, विद्यार्थी कौन सा प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा। ये देखिए हो गया, विद्यार्थी कौन सा प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा तो हो जाएगा व्हिच क्वेश्चन will the student, अब यहाँ देखिए कर्ता के बाद नॉट लग जाएगा, मतलब स्टूडेंट के बाद नॉट, बी उसके बाद हो जाएगा आस्किंग। ये देखिए Which question will the student not be asking, ये 9 नंबर हो गया। और इसके बाद 10 और 11 नंबर 2 रहेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द कौन आता है या किसने प्रश्न आता है वाक्य में तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। कौन प्रश्न पूछ रहा होगा, देखिए हो जाएगा 10 नंबर, कौन प्रश्न पूछ रहा होगा, कौन प्रश्न पूछ रहा होगा, हु विल बी आस्किंग द क्वेश्चन। ये देखिए हुक लगाएंगे, उसके बाद विल बी, वैसे हु के साथ विल बी शैल बी दोनों लगा सकते हैं, मतलब दोनों से कोई लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हु के साथ विल बी ही लगाएंगे, आप शैल बी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कर्ता रहता नहीं है, पता तो नहीं चलता इसमें कर्ता कौन है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन प्रश्न पूछ रहा होगा। और 11 और लास्ट नंबर हो जाएगा, कौन प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा। ये देखिए कौन प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा, जिसका मतलब विल के बाद नॉट लगा देंगे, जो विल या शैल रहे, यहाँ जो विल लग रहा था विल के बाद नॉट लगाएंगे। हु विल नॉट बी आस्किंग द क्वेश्चन।
कौन प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हु विल नॉट बी आस्किंग द क्वेश्चन हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।